Hello everyone, welcome to Free Study. So today is 2nd June 2021 and हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे. कवर करेंगे हम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, RSTV, PIB एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. आप इन वीडियोस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं. अगर कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो वो एट लास्ट ऑफ द मंथ कवर कर लिया जाएगा. ठीक है, सो नो नीड टू वरी. एंड प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को कवर करेंगे. एंड इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट देन प्लीज़ आप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठें. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स बनाएं, पूरा डिटेल ना लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं. जैसे कि भीतर करने का ये सब हम पढ़ेंगे तो आप बस भीतर करने का लिख लीजिए. एंड इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमा कर करके आप लिख सकते हैं. शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बनाइए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो इससे टाइम भी बहुत लगेगा एंड फिर रिवीजन का टाइम भी इतना नहीं मिल पाता है. तो शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है. चलिए, तो हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. GS पेपर 1 में भीतरकनिका नेशनल पार्क देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 304B है डॉरी डेथ्स के अंदर उसका स्कोप जो है वो बढ़ाने की बात कही है. GS पेपर 2 में नेगेटिव इम्पोर्ट्स लिस्ट देखेंगे डिफेंस की. हम जिस सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं IAS कैडर रूल्स जो हैं 1954 उसका रूल 6(1) देखेंगे. इकोनॉमिक कम्युनिटी देखेंगे, जो अफ्रीका का आपका कॉन्टिनेंट है उसकी कुछ इकोनॉमिक कम्युनिटी, कुछ स्टेट्स देखेंगे एंड 14 के अराउंड हैं वो, तो वो हम देखेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में इकोवास भी कहते हैं. देन हम ब्लैक बॉक्स के बारे में देखेंगे, व्हाट्सएप की क्या अप्रोच रही एंड किस तरीके से जैसे IT रूल्स आए सरकार ने थोड़ा सा मींस स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाए तो किस तरीके से जो व्हाट्सएप है वो हाई कोर्ट पहुंच गया. तो ये सभी न्यूज़ हम कवर करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए. कोई डाउट है तो वो भी लिखिए. एंड कल भी वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे बट किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, या तो आपको आते थे एंड आपको लगा कि लिखने में जो है हमारा टाइम वेस्ट होगा. तो देखिए, लिखा कीजिए. अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स कम हैं बट बिलीव मी दीज वीडियोज़ आर वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल. मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूंगी तो आप ज़रूर आंसर्स को लिखा कीजिए. ठीक है, अगर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखना है तो आप नोटबुक में ही लिखिए लेकिन सर्च कीजिए. ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं वही पूछती हूँ एंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आप प्लीज़ उनको, अगर नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो सर्च करें. ठीक है, या बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वो ध्यान रहेंगे. चलिए, GS के पेपर 1 के बारे में पढ़ेंगे. ये आप देख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड आपको काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये उड़ीसा के अंदर है. यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे. सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सुंदरबन में. लेकिन यहाँ पर भी आपको मैंग्रोव्स देखने के लिए मिलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, टर्टल्स, एस्टुराइन क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, बहुत सारी क्रीक्स देखने को मिलेंगी. सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है क्योंकि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज सुंदरबन. यहाँ पे आपको 3 प्रोटेक्टेड एरियाज भी देखने के लिए मिलेंगे जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, फिर यहाँ पे भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड देन गहीर माथा मराइन सेंचुरी भी है. यहाँ पे आपको एस्टुअरी देखने को मिलेगी, मीन्स रिवर्स की बनती है. एस्टुअरी क्या होती है? जैसे ये शेप की होती है एस्टुअरी. ठीक है, तो इस तरीके की शेप की होती है. यहाँ पे आपको एस्टुअरी देखने को मिलेगी ब्राह्मणी की, बितारनी की, धमरा की एंड महानदी की. तो ये आपको ध्यान रखना है. 70% जो आपके एस्टुराइन या जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो यहीं पर मिलते हैं. ठीक है, एक क्रोकोडाइल के लिए प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट किया गया था 1975 में, इसको भी ध्यान रखिएगा. भीतरकनिका के अंदर आपको बहुत सारा फोना भी देखने को मिलेगा. फ्लोरा फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स. 3000 स्पॉटेड डियर, बर्ड स्पीशीज, वाइल्ड बोर्स, जैकल, हाइनास, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लिजर्ड्स, मेकाउज, कॉमन लंगूर, इंडियन सिविट कैट, हेयर, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क था वो ये बना था भीतरकनिका नेशनल पार्क. सितंबर 1998 में ये नेशनल पार्क बना था एंड अगस्त 2002 में यूनेस्को ने इसे रामसर साइट भी घोषित कर दिया था. रामसर साइट, देखिए रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है. 1971 में इसके बारे में सोचना शुरू किया. फिर 1975 में ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया. ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट साइट से लोकेट करते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं. नाउ जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में क्यों है? वही जो आपको नेशनल पार्क सेंचुरीज़ हैं वही कवर करनी है जो
आपकी न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो सारी नहीं करनी, जो न्यूज़ में रहती हैं उसे अच्छे से क्या कीजिए। ये आप उड़ीसा का मैप देख सकते हैं, उड़ीसा का मैप आंध्र प्रदेश को भी लगता है। साइक्लोन यास आया था एंड यास बे ऑफ बंगाल के अंदर ही आया था, तो यहाँ पे भितरकनिका के अंदर काफ़ी सारी जो ट्रीज़ हैं वो बेकार हो गए, ख़राब हो गए, टूट गए, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। चलिए अब ये आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ सेक्शन 304 इन डाउरी डेथ्स वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कितनी मीन्स आपको जैसे पिक्चर्स जो हैं वो इसके अंदर डाली गई हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो भी आपको काफ़ी मीन्स देखने में लगेगा कि लॉज जो हैं वो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने हो रहे हैं या लॉज में कितनी खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो उसको आइए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉरी के लिए किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना हस्बैंड के थ्रू या इन लॉज के थ्रू, सो दिस इज़ वेरी बैड। एंड कोर्ट ने कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेक्शन 304B है, जो कि पीनल प्रोविज़न है डॉरी डेथ का, उसको हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा एंड उसके लिए इंटरप्रिटेशन और अच्छी होनी चाहिए। सेक्शन 304B जो इंडियन पीनल कोड का है वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर डॉरी का डेथ का केस बनाना है तो एक वुमेन जो है या तो वो जलने से मरी हो, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी पे कोई इंजरीज हुई हो, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एंड यही इश्यूज हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर वो जल गई, ठीक है, या कोई बॉडीली इंजरीज हो गई तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हुआ है तो ये केस बनेगा, एंड ये भी कब, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। क्रूएल्टी या हैरेसमेंट हुई हो, मीन्स जब उसकी डेथ हुई है तो जस्ट उससे पहले ही उसको क्या होना चाहिए, उसको क्रूएल्टी या फिर हैरेसमेंट फील हुई हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो एक तो है सून बिफोर हर डेथ, ये वाला इशू है, दूसरा है अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इसको ही हमें देखना है, इश्यूज यही हैं कि अगर किसी की डेथ हुई है तो जस्ट उसके मरने से पहले उसके साथ मीन्स प्रताड़ना की गई हो उसको, या उसको परेशान किया गया हो, तो सून बिफोर या ये जो इमीडिएटली बिफोर है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये जो फ्रेज़ है इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, एक आप नैरो व्यू नहीं रख सकते। नाउ डॉरी डेथ्स देखिए 1999 से 2018 में से 40 से लेके 50% तक होमिसाइड्स हुए हैं, मीन्स घर के अंदर ही डेथ हो जाती है, एंड 715 केसेस जो है वो रजिस्टर भी हुए हैं। ये पॉइंट्स आप प्रीलिम्स के भी लिए भी ध्यान रखेंगे, मेंस में भी जब तक देखिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने थोड़े कम हो जाते हैं। ये सभी कहते हैं डॉरी डेथ्स बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं, तो खाली 2019 में ही इतने केसेस पाए गए हैं, तो इसीलिए ये सब पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। कोर्ट्स ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा, एंड जो ब्राइड बर्निंग है या जो डॉरी है उसको पनिश करने की ज़रूरत है, एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, एंड कोर्ट को भी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो देखने होंगे कि क्या हुआ था। एंड मीन्स अगर मान लीजिए देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉय की गलती नहीं होती, लड़की भी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाती है, एंड कभी कभी लड़कियां भी ऐसे बॉयज़ को परेशान करती हैं, अपने हस्बैंड को परेशान करती हैं, तो इसके लिए भी अच्छे से मीन्स दोनों साइड को सुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई भी देखे किसी को परेशान ना करे, सिंपल, वही एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ होती है। नाउ डॉरी क्यों मांगी जाती है, देखिए पैसा क्यों मांग रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रीड है, लालच है, मटेरियल बेनिफिट्स चाहते हैं, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े घर, बस यही है सिंपल, और क्या। इलिटरेसी है, काफ़ी लोग अनपढ़ता के कारण, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको ये नहीं पता कि हाँ आपके ऊपर ये कानून भी लग सकते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। लैक ऑफ विलिंगनेस, कानून बने हुए हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करना चाहते। सॉल्यूशन क्या होंगी, मेंस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्यूशन भी आपको लिखने होंगे, कंक्लूजन में लिखने होंगे, या अलग से सॉल्यूशन पूछे भी जा सकते हैं। तो एक तो गर्ल को पढ़ाओ, इंस्टेड उसकी दहेज के लिए पैसा इकट्ठे करने से अच्छा है कि आप उसे पढ़ाएं एंड उसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके एंड किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या जो लॉज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, मास मीडिया कंपेन्स चलें, ठीक है, जैसे एड्स वगैरह, इन सब के थ्रू नॉलेज दी जाए लोगों को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जीएस के लिए पेपर 2 के टॉपिक्स। तो नेगेटिव इंपोर्ट्स लिस्ट फॉर डिफेंस क्या है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सेकेंड नेगेटिव इंपोर्ट्स लिस्ट बनाई है। देखिए नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट मतलब कि अब हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री में ही खुद गुड्स बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव
पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। 108 आइटम्स ऐसे हैं जो अब हमारी कंट्री में ही जिन लोगों ने बनाए हैं, डोमेस्टिक पीपल ने, मीन्स इंडिजीनियस सोर्सेज से जो बने हैं वही खरीदे जाएंगे। तो अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर टोटल जो आइटम्स हैं वो कितने हो गए, 209। तो ये आप आत्मनिर्भर के थ्रू ये सब भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हो गए, सेंसर्स हो गए, सिमुलेटर्स हो गए, वेपन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ठीक है, कॉर्वेटीज़ हो गई, देन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो गए, टैंक इंजन्स हो गए। तो ये सब अब इंडिया ने बनाने शुरू कर दिए हैं, पहले भी बनाते थे लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि लोकल डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पोटेंशियल है उसको भी पहचाना जा सके, डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, जो MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी हेल्प मिल सके। ये जो पॉलिसी थी ये अगस्त 2020 में स्टार्ट की गई थी पिछले साल। एंड नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट देखिए, पहले जो थी वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, लेकिन अब इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स या फिर डिफेंस PSU भी हो सकते हैं। ओके, नाउ वाई वॉज दिस पॉलिसी नीडेड एंड वट विल बी द इम्पैक्ट। एक आपने नाम सुना होगा सिप्री, दैट इज स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है, क्या इम्पोर्ट करता है ये देखिए किसके बारे में है। स्टॉकहोल्म ये कहते हैं कि आप ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह मत यूज़ कीजिए। एंड इंडिया जो है पे है, जस्ट अ मिनट, इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है क्या इंपोर्ट करने में। 2014 से लेकर 2019 तक $16 16.75 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है। तो अब गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं डिफेंस के लिए इसको कम किया जाए। देखिए पूरे जो एक तरीके से ग्लोब है उसके अंदर यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जो वॉर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है एंड इससे बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमें ज़रूरत है कि अब हम उस पर कम डिपेंड रहें, हम अपनी कंट्री में खुद प्रोडक्ट्स को बनाएं। अब थोड़ा देखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 का सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 एंड मे बी इट इज़ आई, तो वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये रूल क्या कहता है एंड एक ऑर्डर दिया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने। अभी आपने इशू सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो वेस्ट बंगाल के अंदर गए एंड जो ममता दीदी थी वो काफ़ी पहले तो आई नहीं एंड फिर जब आई तो वो काफ़ी जल्दी चली गई। तो यहाँ पे देखिए सारा जो एक तरीके से जो बोल सकते हैं ना बोझ जो उठाएगा वो उठाएगा वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अलापन बंद्योपाध्याय, ठीक है, नेम बेशक से मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे देखिए इनको एक तरीके से बीच में ले लिया गया क्योंकि ये माना जाता है कि थोड़े चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वही थोड़ी सलाह देते हैं मिनिस्टर्स वगैरह को कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, तो जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं IAS ऑफिसर्स होते हैं तो ये उनको सलाह देते हैं। अब रूल 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कोई भी कैडर ऑफिसर एंड जब वो वहाँ पर नहीं आई तो अब जो मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि आप मतलब मिलने आइए हमसे, चीफ सेक्रेटरी से ये बात कही गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अब ये रूल क्या कहता है 6 सबसेक्शन 1, ये कहता है कि अगर कोई भी कैडर ऑफिसर है उसको काम तो करना होता है देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रह के, लेकिन वो एम्प्लॉयड किसके थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। वो कहीं भी काम कर सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी काम दे सकती है, किसी कंपनी किसी एसोसिएशन मीन्स जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो वहाँ पर भी उनको काम दे सकती है। नाउ रूल 6 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। इशू ये है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ डगमगाता हुआ नज़र आता है एंड स्टेट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि होम मिनिस्ट्री ने पिछले साल भी दिसंबर 2020 में 3 जो IPS ऑफिसर्स थे उनको होम मिनिस्ट्री के अंदर ऐड किया था जो कि वेस्ट बंगाल कैडर के थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिलीव नहीं किया। फिर पिटीशन फाइल हुई, यहाँ पर वही पॉइंट्स आने लग गए कि आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है, लेकिन कोर्ट ने ये पिटीशन भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ देखेंगे कुछ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की, जिसको इकोवास भी कहा जाता है। हो सकता है पेपर के अंदर यही शॉर्ट फॉर्म दे दी जाए एंड ऑप्शन में ये दे दिए जाए कि ये बताइए किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट ऑप्शन में ना देके कुछ अफ्रीकन स्टेट्स कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, तो ये भी आपको देखना होगा। अभी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की, वो कोशिश कर रहे हैं कि माली के अंदर जो क्राइसिस है उसे सॉल्व किया जा सके। 1960 में माली को इंडिपेंडेंस मिली फ्रांस से, जैसे हमें मिली थी इंडिया को यूके से, तो ब्रिटेन से। तो यहाँ पर भी 5 कूप्स क्या होते हैं जब मिलिट्री रूल करने लग जाए, ठीक है, कि कूप हो गया है, तो यहाँ पर भी यही हुआ था। एंड 9 महीने पहले भी जो प्रेसिडेंट इब्राहिम बौकबेकर कीटा थे उनको मीन्स हटा दिया। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए एंड जो मिलिट्री थी, जो 2 की मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को भी क्या कर दिया, डिटेन कर दिया। तो आर्मी का रूल चलने लग जाता है। तो इकोवास 15 कंट्रीज़ का एक यूनियन है, 1975 में बना था। ट्रीटी ऑफ लेगोस को साइन करके इनका मेन एम यही है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करें एंड ये पीस कीपिंग फोर्स में भी हेल्प करते हैं। देखिए जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, जिसे ब्लू हैमलेट्स भी कहते हैं, उसके अंदर इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड ये लोग भी उसके अंदर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका एक अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये थोड़ा मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। वेस्ट अफ्रीकन के अंदर 8 हैं जो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन है, एंड वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन में 6 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैप भी थोड़ा सा दिख जाएगा। तो ये आप देखिए, ये माली है, नाइजर, नाइजीरिया, घाना, ये छोटे छोटे हैं, टोगो, बेनिन, इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये आपको देखने हैं। देन यहाँ पे है सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया बिसाऊ, गिनिया, ओके। देन सीरा लियोन, लिबेरिया, ठीक है। लिबेरिया यहाँ पर है, लिबिया ऊपर है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड ये ध्यान रखिए जो इक्वेटोरियल गिनिया है वो ये है, ठीक है। तो इसको नहीं लेना है, जो ग्रीन कलर में है बस वही आपको देखने हैं, ठीक है। नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है, केप वर्डे, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो ये देखिए वेस्ट की तरफ है ना, ये अफ्रीका का ही मैप है। चलिए अब जीएस पेपर 3 के कुछ हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक बक, तो ये न्यूज़ में क्यों है, उड़ीसा की जो ब्लैक बक पॉपुलेशन है पिछले 6 साल में वो डबल हो गई है। मींस 4196 फीमेल्स हैं, 1712 मेल्स हैं एंड 1450 यंग हैं। टोटल मिलाकर 7358 हैं। एंड ब्लैक बक्स जो हैं वो सिर्फ गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। एंड उड़ीसा का मैप भी मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे हमने भीतरकनिका नेशनल पार्क भी देखा था। जो ब्लैक बक है वो शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, एंड रेड डाटा बुक में वल्नरेबल में ये आता है, ठीक है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड में नहीं आता, वल्नरेबल में आता है। जो ये ब्लैक बक है मीन्स इसको उड़ीसा के अंदर इज़ नोन इन उड़ीसा एंड गंजम, उड़ीसा एंड गंजम में इसको किस नाम से जाना जाता है, क्रश नसारा मृग, ठीक है, मृग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, वो भी वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, वो भी ब्लैक बक को, चिंकारा को कंजर्व करने में मदद करती है। एंड इससे रिलेटेड आपने सलमान खान का केस भी सुना होगा। ये स्टेट एनिमल भी है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का एंड पंजाब का। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आप कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखिए, जैसे कि वेलावडार ब्लैक बक सेंचुरी है, कहाँ पर है, गुजरात में। पॉइंट कैलेमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये बताइएगा ये तीनों कहाँ पर हैं, वेरी इजी, आपने ज़रूर सुने होंगे, अगर आपने बेसिक बुक्स भी पढ़ी है शंकर आईएएस तो आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए इंडिया के नए एंड एक तरीके से स्ट्रिक्ट आईटी रूल्स आए थे कि ये कहा गया था कि ये बताना पड़ेगा, जैसे व्हाट्सएप हो गए, इम्पॉर्टेंट जैसे कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए अगर हम भी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से मींस जो मैसेज है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये बताना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया एंड ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के खिलाफ है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 है वो ये कहता है कि आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में बताना होगा, सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ ये जो रूल्स हैं वो इसीलिए बनाए गए ताकि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड हो, एंड अगर गलती पाई गई तो 5 साल से
ज़्यादा की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। रूल्स इसलिए बनाए गए। नाउ अब कहा क्या गया है, व्हाट्सएप ये कह रहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 पुट्टा स्वामी जो केस था उसके अकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी इंडियंस के पास है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कोई मैसेज किसी को भेजती हूँ तो वो इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब सिर्फ मेरे बीच में और उसके बीच में ही रहेगा। अब ओरिजिनेटर का पता लगाना एंड आपको बताना, तो व्हाट्सएप ये कहता है दिस इज़ वेरी टफ, तो हम नहीं बता सकते। एंड जो ये पुट्टा स्वामी केस है ये आया था जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो किसी की प्राइवेसी का इससे हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू एनोनिमिटी भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये इससे जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो ब्रेक होता है, ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट भी क्या होती है, वायलेट होती है। सो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, टोटली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो देखिए थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाती है एंड बट आप टोटली थोड़ा सा आप पहले सुबह कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए एंड अब आप ये वीडियोस देखिए, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस भी करा करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए देखिए मैं गारंटी से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेंस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करा करेंगे, बट दैट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो अभी आप यही करंट अफेयर्स देखिए एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच।